हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023, जिसमें आज हम गणित के आपके क्वेश्चंस लेकर के आए हूं। जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट है जिसे हम लोग करेंगे। तो आइए फटाफट मेरे साथ आप लोग भी कापी कलम लीजिए और मेरे आंसर बताने से पहले आप भी अपने आंसर बताने का प्रयास कीजिए, तभी आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है कि एक दूध विक्रेता के पास 160 लीटर दूध है। इसका 2/5 भाग वह किसी ग्राहक को बेच देता है। जो शेष दूध है उसका 4 भाग किसी दूसरे ग्राहक को बेचता है। तो अब उसके पास कुल कितना दूध बचा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस जो दूध है विक्रेता, उसके पास 160 लीटर कुल दूध है, जिसमें से ये पहला विक्रेता को 2/5 भाग बेच देता। तो देखता हूँ कि 2/5 भाग दूध कितना हुआ। 5 एकम 5, तो 5 या 15, 5 दूनी 10, तो 32 दूना होता है बच्चों 64 लीटर। यानी इसके पास 160 लीटर दूध था, इसने 64 लीटर दूध बेच दिया। अब देखिए इसके पास कितना, ये 96 लीटर दूध बचा। तो पहले ग्राहक को इसने 64 लीटर बेचा। कर अब जो शेष बचा था 96 लीटर, इसका जो है ये 3/4 भाग किसी दूसरे को बेच देता है। तो हम इसका भी कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं कि इसने दूसरे वाले को आखिर कितना दूध बेचा होगा। देखिए 4 दूनी 8 और ये 4 चक्कू 16, 24 थी 72, यानी 72 लीटर दूसरे को बेच दिया। और इसके पास अभी 96 लीटर दूध था, 72 बेच दिया दूसरे वाले को। तो अब इसके पास कितना बचेगा, 24 लीटर। इसका मतलब अब उसके पास 24 लीटर टोटल दूध है। तो यहाँ पर देखिए 24 कोई आंसर आपको मिल रहा होगा, जो कि ऑप्शन सी में सही था। अगला प्रश्न है, बेहद आसान है, इसका आंसर आप फटाफट दीजिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सभी को पता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9999। कह रहा इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आप जैसे इसको जोड़ोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा और आप इसका आंसर 10,099, जो भी आंसर आएगा ये आपके सामने है। मुझे लगता है ऑप्शन डी देखिए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन एक अच्छा प्रश्न है। तो आइए उसे भी हम लोग समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सीता एवं सुनीता किसी काम को 20 दिनों में कर सकती हैं। दोनों मिलकर के करती हैं। और सीता, सुनीता और गीता मिलकर के उसी काम को 15 दिन में कर सकती हैं। तो पूरा काम अकेली गीता कितने दिन में करेगी। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ, आखिर ये देखिए गीता, सुनीता और गीता 15 दिन में करती हैं। तो हम अगर यहाँ से देखें एक चीज़, यानी सीता और प्लस उन्हीं के साथ देखिए सुनीता है, तो सुनीता और प्लस गीता, अगर मैं तीनों का काम एक दिन में करवाना चाहूँ तो चूंकि पूरा काम 15 दिन में करते हैं, तो एक दिन में 1/15 भाग कर पाएंगी। जो कि पहली कंडीशन है कि सीता और प्लस सुनीता ये जो है कितना काम करती हैं एक दिन में। तो ये पूरा काम 20 दिन में करती थी, तो एक दिन में करेंगी 1/20 भाग। अब बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, पहले सीता, सुनीता, गीता कर रही है, फिर गीता और सुनीता कर रही है। अब कह रहा अकेले गीता से काम कराना है। तो अगर हम इन तीनों में से सीता और सुनीता का काम घटा देंगे तो एक दिन में गीता का काम निकल आएगा। तो एक दिन का काम किसका, गीता का। तो गीता का काम कैसे निकलेगा, हम 1/15 माइनस 1/20। जैसे इसका आप एलसीएम लेंगे बच्चों 60 आ जाएगा। 15 चक्कू 60, 20 तिहाई 60, यानी 1/60 भाग। यानी जो गीता है, गीता ये एक दिन में जो अपना कार्य करेगी 1/60 भाग करेगी। अगर इससे आपको पूरा काम कराना है तो पलट जाएगा 60/1, अर्थात 60 डे, यानी ये 60 दिन में जो है पूरा कार्य कर लेगी, जो कि ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, जो कि आंसर बी वाला सही है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, निम्नलिखित ग्राफ के विभिन्न वर्षों में
किसी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दर्शाई गई है, इस ग्राफ का अध्ययन कर आंसर दीजिए। चूंकि ग्राफ अगले पेज पर है तो आइए उसे भी देख लेते हैं। जो यहाँ पर अगला प्रश्न था कि वर्ष 2010 में वर्ष 2009 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक छात्र पास हुए। अब आप यहाँ पर देखिए 2009 का ग्राफ ये है और 2010 का ये ग्राफ है। तो 2010 में देखिए 100 बच्चे पास हो रहे हैं और 2009 में 80 बच्चे पास हो रहे हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस बच्चों कितना सभी को मालूम है, 20 बच्चे अधिक पास हो रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? 9 के। तो 2009 में ही तुलना करनी है। तो यहाँ पर 80 के सापेक्ष कितने अधिक हो रहे हैं? 20। तो 1 के सापेक्ष कितने होंगे? 20 बटे बच्चों 80। इसलिए 100 में कितने होंगे? तो मैंने अलग ना लिख करके इसी में लिख दिया है। अब आप इसको काट सकते हैं। 20 एकम 20, 20 चक्कू 80, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। यानी अगर आप देखें तो 2009 की तुलना में 2010 में 25% जो छात्र हैं वो आपके अधिक पास होंगे। बहुत आसान प्रश्न था। बस एक चीज़ याद रखना, जिससे तुलना की जाए उसी को आप बेस मान के क्वेश्चन को लगाना है। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें, टाइम से प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न और बहुत सरल प्रश्न है। एक रेलगाड़ी पटना से प्रातः 10:20 पर दिल्ली के लिए प्रस्थान करती है और अगले दिन प्रातः मतलब 10:55 पर पहुंचती है दिल्ली। तो रेलगाड़ी कुल कितना समय लेती है? बच्चों देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर आज सुबह चली 10:20, रात को 10:20 हुआ, सुबह भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से देखें तो 24 घंटे तो इसके पूरे हो चुके हैं। तो हम कैसे निकालेंगे कि भैया सुबह 10:20 से आज और कल जो है सुबह 10:20 तक कितना समय लगा होगा? ये तो हो गया 24 घंटे। अब ट्रेन पहुंच रही है 10:55 पर और 10:20 आप यहाँ से निकाल लीजिए। सॉरी 55 था, तो यहाँ पर कितना बचेगा? देखिए 35, यानी 35 मिनट और। इसका मतलब ये 24 घंटे 35 मिनट का समय लेगी, और जो कि ऑप्शन डी में आपको दिखाई पड़ रहा है। यानी आज अगर सुबह चली और कल सुबह अगर पहुंच रही है तो 24 घंटे तो यही हो गए, प्लस जितना टाइम अधिक लगा मैंने यहाँ से घटा लिया है और आपका आंसर यहाँ पर मिल गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं? आरोही क्रम का मतलब है सबसे पहले आपको छोटी संख्या लिखनी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यहाँ पर मजे की बात है कि सभी का अंश बराबर दिया गया है, तो सबसे छोटी संख्या वही होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए 11 लोगों में बी वाला देखिए 11 चीज़ें, उसमें 27 लोगों को बांटा, 11 में 25, 11 में 23, 11 में 19। ये देखिए बढ़ता हुआ क्रम है। पहले 11 में आपने 27, फिर 11 में 25, फिर 23। तो ये जो है आपका आरोही क्रम हो गया यहाँ से, यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर यही प्रश्न आपसे पूछा जाता अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटा, तो ये ऑप्शन डी वाला सही होता। दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है 81 और 256 के मध्य अनुपाती संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि मध्य अनुपाती क्या होता है। तो जब भी हम किसी भी दो संख्याओं का मध्य अनुपाती निकालते हैं तो ये होता है अंडर रूट दोनों संख्याओं की गुणा। ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा अनुपात और समानुपात जब पढ़ेंगे तो उससे आपको बहुत आसानी होगी। 81 का वर्गमूल आपका 9 होता है और 256 ये 16 का होता है। 16 9 या 144, तो इसका मध्यानुपाती हो जाएगा 144। अब आपसे पूछा जा रहा है लघुत्तम समापवर्त। आप सोच रहे होंगे कि अगर हम लघुत्तम समापवर्त निकालें तो इनकी सबसे पहले गुणा करें और फिर इसकी गुणा करें, जितना आए गुणा करने पर फिर हम उनका लघुत्तम निकालें। तो आप इनकी अगर गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 288 और इसकी गुणा करोगे 60 आएगा। फिर इनका लघुत्तम निकालना है, उसके बाद भी आपको गुणनखंड में ही निकालना है। तो इसलिए जब कभी भी आपको गुणनखंड दिए हों और उसका लघुत्तम कैसे निकाला जाता है तो आइए आज हम आपको सिखाते हैं। तो लघुत्तम सबसे पहले देखते हैं कि जो भी हमारे गुणनखंड दिए हों, 2 या 3 संख्याएँ होंगी। यहाँ पर हमारी एक संख्या ये है बच्चों, दूसरी संख्या ये है, तो जिसमें सबसे अधिक गुणनखंड होंगे, सबसे जो बड़ा पार्ट होगा वो हम लिख लेंगे। तो पहला हमने लिखेंगे 3 × 4 × 4 × 2। अब आप दूसरे में देखें कैसे इसको करना है।
अब दूसरे में देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक है, लेकिन 2 दूनी इसको 4, हम 4 × 5 × 3 भी लिख सकते थे। तो आप ये देखेंगे कि जो इसमें है वो इसमें आया है कि नहीं। देखिए 4 आ चुका है इसमें, तो 4 को नहीं लिखेंगे। 5 नहीं आया तो आगे 5 लिख देंगे। 3 आ चुका है, 3 नहीं लिखेंगे। इसका मतलब इसका जो लघुत्तम होगा 3 × 3 × 4 × 4 × 2 × 5। ऐसा कहाँ दिख रहा है? अब आप डी वाले अगर ऑप्शन में देखेंगे बच्चों, इसीलिए मैंने भी हटाया नहीं है। देखिए 4 × 4 यहाँ से ये आ गया, यह है कि नहीं है। 3 × 3 देखो बच्चों ये आ गया, 2 ये आ गया और 5 ये आ गया। देखिए पूरा आपके सामने मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला आपके पास प्रश्न है 6.6 - 0.006। बहुत आसान है कि दशमलव के नीचे आप दशमलव लिख लेंगे और उन संख्या को बहुत आसानी से आप इसे माइनस कर लेंगे। तो इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, 3 जीरो बढ़ा लीजिएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 9, यहाँ 5 दशमलव, और इधर आपका चूँकि हमने यहाँ से हासिल नहीं लिया है तो हो जाएगा 6.594। तो यहाँ पर देखिए कोई न कोई प्रश्न आपको इसका आंसर देखिए ऑप्शन सी में 9454, ये देखिए 6 सी वाला जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मैं 50वां प्रश्न पढ़ता हूँ, बहुत आसान है। 0.03 × 0.003 × 0.0003 का गुणनफल क्या होगा। यानी हम सबसे पहले यहाँ पर गुणा करेंगे। देखिए 3 है, 3 × 3 = 9, 3 × 27, तो ये 27 आ जाएगा। अब डेसिमल इधर से देखेंगे कितने हैं, यहाँ पर आपके 4 अंक के बाद है, यहाँ पर 3 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक के बाद है, तो 4 3 7 2 9, यानी 9 अंक के बाद यहाँ पर डेसिमल लगना है बच्चों। 2 मेरे पास पहले से हैं, तो 3 4 5 6 7 8 और 9, इस हिसाब से ये देखिए ऑप्शन डी में 9 के बाद लगा हुआ है। तो आपको सिर्फ करना क्या, संख्याओं की गुणा करनी है और देखना डेसिमल कितने प्लेस के बाद, कितने अंक के बाद लगा, उनकी जोड़ लेना और पीछे से उनको लगा देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय में 800 छात्र हैं, यदि 250 छात्र अनुपस्थित हों तो उपस्थित छात्रों की संख्या। पहली बात तो 800 आपके पास छात्र ही थे, तो उपस्थित कितने हैं, चूँकि 250 तो अनुपस्थित निकल गए, तो आप जब इनको घटाओगे बच्चों तो ये 5, यहाँ बचेगा 7 2, यानी 550। तो बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, कोई सूत्र नहीं लगाना। 800 में हमारे उपस्थित हैं 555, इसलिए 1 में हो जाएंगे 555 × 800, इसलिए 100 में कितने होंगे, तो 100 से कर देंगे बच्चों मल्टीप्लाई। ये जीरो ये जीरो कट जाएगा। अगर आप काटना चाहें तो 2 से इसको और काट सकते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 पंजे 10। अब आप 4 से इसको कर देंगे भाग। जैसे ही हम इसकी भाग करेंगे, और भाग करने के बाद देखिए 4 छंग बच्चों कितना होता है 24, 1 बचेगा, 1 क्यों बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3, और ये उत्तर आएगा आपका 5। अब देखिए 4 8 32, फिर आपके पास देखिए 3 आ जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 4 7 28, फिर बच जाएगा 2, 0 बढ़ा लेंगे, 4 5 20, 68.75, जो कि ऑप्शन देखिए सी वाला आपको मिल रहा है, और ऑप्शन सी यहाँ से आप टिक कर लेंगे। अगले प्रश्न की बात करूँ, अच्छा प्रश्न है, किसी वस्तु को 20% हानि में बेचने पर 208 रुपये की मिलती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, और अगर मैं 100 रुपये वाली चीज़ 20% हानि पर बेचूंगा तो यानी 80 की बिकेगी, तो इसका मतलब x का 80% कितना होना चाहिए बच्चों, 208। तो ये हो जाएगा x का 80/100 बराबर 208। अब आप यहाँ से x बराबर निकालोगे तो देखिए 208 × ये हो जाएगा 100/8, 80। इसको आप हल कर लेंगे, 0 और 0 कट जाएगा, और जैसे ही आप इसको
यहाँ से देखिए ये 8 से भी काट सकते हैं हम लोग, 8 दूनी 16, 8 छंग 48, तो हो जाएगा 260। 10 बचा तो 10 से गुणा कर देंगे, तो इसका ये मतलब वही 260 रुपये इसका क्रय मूल्य रहा होगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिखाई बच्चों पड़ रहा है, जिसे मैं टिक कर देता हूँ। अगला प्रश्न है, कितने समय में 600 रुपये का ब्याज 4% की दर से 120 रुपये हो जाएगा। तो चूंकि ये साधारण ब्याज का है, तो समय बराबर बच्चों होता है ब्याज इंटू 100 बटे मूल धन इंटू दर। तो यहाँ पर ब्याज आपने देखा 120 रुपये है इंटू 100, और मूलधन यहाँ पर आपको कितना दिया गया था 600 रुपये, और दर कितनी है 4%। तो देखिए दोनों जीरो हम काट लेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 4 कम 4, 4 पंजे 20, यानी 5 वर्ष। इसका मतलब ये हो गया कि आएगा आपका 5 वर्ष में जो है ब्याज आपका 120 रुपये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गुंजन ने मोटरसाइकिल द्वारा 126 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय की, तो मोटरसाइकिल की चाल मीटर पर सेकंड में बताओ। पहले हम चाल इसकी निकाल लेते हैं बच्चों। तो चाल इसकी देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर दूरी बच्चों है 126, दूरी है 3, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6। इसकी चाल आ गई 42 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आंसर आपसे पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते तो हो जाता है मीटर पर सेकंड। यही पूछ रहा था, 18 एकम 18, और अब आप इसको 18 से तो कटेगा ही नहीं, मुझे लग रहा है पूरा 18 3 6, हाँ नहीं कटेगा, तो इसको 3 से काट लेते, 3 छाक 18, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, और 14 पंजे 70, या अभी इसको हम और काट सकते थे, 2 तिहाई 6, 2 सती 14, तो आ जाएगा ये 35/3 और 35/3। जैसे ही हम इसको भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छाक 18, 3 छाक 18, तो इसका मतलब 11.66। तो 11.66 आपका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 169 वर्ग मीटर, तो उसकी परिमिति क्या होगी। तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, चूंकि जो वर्गाकार खेत होता है तो उसका जो वर्ग की भुजा निकलती है, तो भुजा बराबर होता है √ क्षेत्रफल। ठीक, अगर एक भुजा निकालनी है तो क्षेत्रफल दिया है 169, तो ये होता है बच्चों 13 का वर्गमूल, तो हो जाएगी 13 मीटर। इसका मतलब ये 13 मीटर का एक कोई हमारे पास वर्ग है। तो इसकी परिमित का मतलब होता है परिमाप, और जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसका फार्मूला होता है 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू भुजा 13 है, 13 चक्कू 52, यानी इसमें जो है इसकी परिमिति जो होगी वो 52 मीटर होगी, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिख रही होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। अब देखिए 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 8 है, फिर 31। थोड़ा सा अलग है सोचने का तरीका, आप लोग जल्दी से सोचिए। चलिए मैं आपको इसको भी सोचने का तरीका बताता हूँ। देखिए पहला इसका पद है 3, तो हम 3 को कर देंगे 1 से गुणा, 3 एकम 3, उसमें से घटा देंगे, आ जाएगा बच्चों 2। तो जब हमारा 2 आया, इस 2 को अब हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 1 घटा देंगे, देखिए बच्चों 3 आ रहा। अगला पद आपके पास 3 है, फिर हम क्या करेंगे इस 3 को फिर 3 से गुणा कर देंगे, 3 तिहाई 9, 1 घटा देंगे, देखिए 8 आ रहा है। फिर मैं 8 को देखिए 4 से अगर गुणा करता हूँ तो आ जाता है 8 चक्कू 32, 1 घटा देता हूँ तो आ जाता है बच्चों 31। पुनः फिर हम 31 को देखिए, पहले 1 बार किया, 2 बार, 3 बार, 4, अब करेंगे इसको 5 बार, तो 5 एकम 5, 3 पचे 15, 155 माइनस 1, तो आ जाएगा 154। इसका मतलब अगला जो पद है वो कितना आएगा बच्चों 154, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, 100% आप लोग इसे जरूर लगा लेंगे। कोई व्यापारी 4 रुपये प्रति नारियल की दर से 500 नारियल खरीदता है, यदि उसमें से 40 नारियल सड़ जाते हैं और शेष नारियल को 5 रुपये प्रति नारियल की दर से बेचता, तो व्यापारी का लाभ
कितना प्रतिशत है। तो पहले हम लाभ ही जांच लेते हैं, हुआ कितना। अब देखिए आपने क्या किया, यहाँ पर ये 500 नारियल हैं, 4 रुपये के हिसाब से खरीदा, तो कुल मिला के 2000 रुपये ये इसकी हो गई क्रय मूल्य बच्चों। अब रही बात विक्रय मूल्य की, तो चूंकि 500 हमारे पास थे, 20 इसमें से सड़े निकल गए, 20 नहीं 40 सड़े निकल गए, तो कितने बचे होंगे 460। अब यही 460 जो नारियल है ये आपको 5 रुपये के हिसाब से बेचता है, तो 0 और 5 छक्का 30 और 5 छक्कू 20 3 23 2300 रुपये। देखिए आपको 300 रुपये का डायरेक्टली प्रॉफिट हो रहा है। 2000 रुपये खरीदे, 300 रुपये के बेचे, तो इसका प्रतिशत लाभ, तो लाभ हो गया, लाभ इंटू क्रय मूल्य इंटू 100, तो लाभ आपका देखिए बच्चों हो रहा है 300 इंटू 100 और क्रय मूल्य है आपके पास 2000 रुपये। 1 2 3 1 2 3 ये आ गया 30, 2 एकम 2 2 एकम 2 पंजे 10, यानी आप वहाँ पर 15% का लाभ ले रहे हैं। तो यहाँ से 15% आपको ऑप्शन सी में दिखाई पड़ रहा है। 59 अच्छा प्रश्न है, आप इसे देखिए, बहुत आपको मजा आएगा। एक वर्ग का परिमाप कितना है, यानी एक वर्ग है उसकी चारों भुजाओं का योग कितना है 60 है, ठीक है। 9 मीटर चौड़े और एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल मुझे निकाल बहुत जरूरी। तो चूंकि आयत की भुजा क्या है, टोटल है चारों भुजाएं 60, तो एक भुजा कितनी होगी 4 एकम 4 4 5 यानी 15, एक भुजा 15 हुई। तो हम पहले वर्ग का क्या निकाल रहे हैं बच्चों, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, 15 15 225। इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल और आपके वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लेकिन ये है कितना 225, ठीक है। अब इसमें आपको लंबाई नहीं पता है, लेकिन चौड़ाई 9 है बराबर 225, तो इससे लंबाई बराबर हो जाएगा 225/9, और आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, बचेगा 4, 9 बचे 45। इसका मतलब उसकी लंबाई होगी 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में दिख रही है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करता हूं, तो अगला प्रश्न आपके लिए बहुत आसान है। यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 63 है, तो उस संख्या का 7/15 किसके बराबर होगा। ऐसा करते हैं, मैं एक संख्या मान लेता हूँ, मान लो एक संख्या x है, और इस x का 3/5 भाग किसके बराबर है 63 के, तो x इंटू 3/5 बराबर 63, 13 का आप इससे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 63 इंटू 5 बराबर 3x, तो एक x बराबर आप निकालोगे तो 63/5 बटे 3, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 21 पंजे बच्चों होता है 105, यानी संख्या 105। और फिर अगला कह रहा है उस संख्या कौन सी 105 का कितना 7/15 कितना होगा। अब आप 15 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 15 पन्ना 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ती 105 और 7 सत्ती 49। इसका मतलब जो संख्या है उसका 7/15 कितना होगा 49। कुल मिला के ये 20 प्रश्न थे। आपको कैसे लगे, निश्चित तौर पे ये सारे प्रश्न आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार है तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के